मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, मशीनिंग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आपको जिक्र करता हूं। मशीन टूल्स का मैंने कल आपको जिक्र किया था। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, जिग्स एंड फिक्चर, ये एक अलग सब्जेक्ट है जिसकी की आपको पढ़ाई होती है, अलग से पढ़ाई होती है। और जितना ज्यादा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जिस कंपनी में रहता है, जिग्स एंड फिक्चर रहता है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। उसमें वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड जिग्स एंड फिक्चर क्या करता है, वो ऑटोमेशन ला देता है, कंपनी को ऑटोमेट बना देता है ना। और कटिंग टूल्स का कल भी मैंने आपको बताया था कि कटिंग टूल कौन सा यूज कर रहे हैं। कटिंग टूल का कॉस्ट वो आपको मायने रखता है इंडस्ट्री में कि कटिंग टूल आपको, आपके पास कौन कौन सा कटिंग टूल है, ये आपको मायने रखता है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेबर एंड द ओवरहेड चार्जेज। लेबर एंड ओवरहेड चार्जेज कितना लग रहा है कंपनी में, ये मेजर काउंटेबल फैक्टर है। जो हमारा डेवलप्ड कंट्री है ना, जापान हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, तो वहां पर क्या है ना कि ऑटोमेशन ज्यादा है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ज्यादा है ना। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपको ज्यादा है, वहां पर लेबर चार्जेज कम लगता है। तो लेबर चार्जेज कम लगने की वजह से कॉस्ट का आइटम आपको घट जाता है। कॉस्ट का आइटम आपको घट गया तो आपको सस्ते में मिल जाता है और वो आपको मार्केट में आप जो है उसको कंपीटिटिव बना देते हैं। ये लेबर एंड ओवरहेड चार्जेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। जो दिल्ली एनसीआर रीजन है ना, वो लेबर एंड ओवरहेड पे, लेबर पे डिपेंडेंट है। लेबर आएगी तो काम करेगा, मैनुअल काम होता है, सारा चीज काम होता है। तो ये लेबर एंड ओवरहेड चार्जेज आपको इंडिया में ज्यादा है। और ये लेबर एंड ओवरहेड चार्जेज आपको कॉस्ट ऑफ द आइटम को आपको काफी ज्यादा जो है आपको जो है इंक्रीज करता है। और ये आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्री का, रसिया का कंपेयर करेंगे, तो वहां पर लेबर एंड ओवरहेड चार्जेज आपको कम है। वहां पे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, सप्लाई चेन है। और इससे आपको वहां पर आपको कॉस्ट उसको लेबर एंड ओवरहेड का आपको आपको कम लगता है। सेटिंग अप टाइम, किसी भी ऑपरेशन को सेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम का कल मैंने आपको आपको ग्राफ दिखाया था। टाइम और कॉस्ट पर वर्कपीस का आपको ग्राफ दिखाया था। तो सेटिंग अप टाइम कितना है, उस पे आपको मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए एक मशीन को, एक जॉब को सेटअप करने में काफी टाइम लगता है। जॉब को अनलोड करना है, जॉब को लोडिंग करना है, मशीन को सेटअप करना है, जो आपको एक्चुअल जो मशीनिंग टाइम है ना वो आपको कम है। जॉब का लोडिंग करना, जॉब को परफेक्ट पोजीशन पे लाना, टूल को सेट करना, ये आपको सेटिंग टाइम आपको ज्यादा है किसी भी ऑपरेशन में। तो सेटिंग आप टाइम कितना है उस पर आपको डिपेंड करता है। और चौथा आपका है मटेरियल हैंडलिंग एंड द मूवमेंट। आपके प्लांट में मटेरियल जो हैंडलिंग है वो कैसे हो रहा है, आपने कौन कौन सा फोर्कलिफ्ट यूज किया हुआ है, आपने कौन कौन सा ट्रक यूज किया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपने कौन कौन सा आपने रेक्स बनाए हुए हैं। तो ये मटेरियल हैंडलिंग जो है आपको जितना ज्यादा ऑटोनोमस होगा ना, जितना ज्यादा आपको आपको ऑटोमेशन होगा, उतना कम कॉस्ट लगेगा। आप फोर्क लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, ट्रक का यूज कर रहे हैं, वो हैवी हैवी इक्विपमेंट तुरंत जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको ले जाता है। अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, 10 आदमी मिलेगा, वो चार्जेस भी ज्यादा लेगा। और आपको मटेरियल हैंडलिंग किसी प्लांट का सेटअप करना आपको बहुत ही जो है आपको बढ़िया है। आप जहां पर आपको लगातार कोई काम हो रहा है तो आप ओवरहेड क्रेन लगा दीजिए, है ना। ओवरहेड क्रेन लगा दीजिए और जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपको ले लिया जाएगा। तो मटेरियल हैंडलिंग आपके प्लांट में कितना है और उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, इस पे आप प्रोजेक्ट कीजिए कि आपके प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग कैसे हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग में क्या आपको इंप्रूवमेंट किया जा सकता है।
और एक बार आपने ओवरहेड क्रेन लगा लिया, आपने ट्रक ले लिया, तो आपको मटेरियल हैंडलिंग चार्जेज आपको बच जाएंगे प्लांट में, और जो है लेबर चार्जेज आपका रिड्यूस हो जाएगा। जहां 10 लेबर मिलके काम करता था, वहां पर सिर्फ एक आदमी आपको ओवरहेड क्रेन का बटन जो है दाबेगा और हैवी से हैवी इक्विपमेंट एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। तो ये मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कीजिए। मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट जितना ज्यादा आप मिनिमाइज करेंगे, आपको उतना ज्यादा जो है आपको जो है फायदा होगा। जो रोबोट जो काम कर रहा है ना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो काम कर रहा है ना, वो आपको मटेरियल हैंडलिंग में मेनली काम कर रहा है। लोडिंग अनलोडिंग सारा मटेरियल हैंडलिंग। आप वहां पे देखिए कि अच्छे अच्छे कंपनियों में, जो फोर्ड कंपनी है, टोयोटा है, तो उसमें मटेरियल हैंडलिंग ऑल जो जितने भी मटेरियल हैंडलिंग है वो आपको रोबोट से हो रहा है। तो ये आपको मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट आपको आपको घटेगा। और पांचवा जो है, गेजिंग फॉर द डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड द सरफेस फिनिश, ये आपको क्वालिटी से आपको रिलेटेड है। आप कोई भी आइटम आपको जो है आप डिफेक्टिव मत बनाइए। जापान भी करता क्या है, यही करता है। वो जापान वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता ही नहीं है। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने से क्या होगा, एक तो कंपनी का रिपुटेशन खराब होगा, दूसरा वो कंप्लेन आएगी, तीसरा कोई भी उसको रीस्क्रैप करना पड़ेगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको कॉस्ट लग जाएंगे। तो आप सरफेस फिनिश का, डायमेंशनल एक्यूरेसी का और क्वालिटी का नंबर 1 में आपको माना जाता है कि सबसे पहले जो हमारे जो क्वालिटी गुरु है, एडवर्ड डेमिंग है, इशिकावा है ना, तगुची है, ये सारे उन्होंने कहा कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी चेन पे ध्यान दो, आपका आपका कंपनी जो है बिल्कुल आपका इंप्रूव हो जाएगा, है ना। आप डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करिए ही नहीं कंपनी में। जितने भी आपके कंट्रोल चार्ट हैं, जितने भी क्वालिटी के टूल्स हैं, आप उसको वहां पर आप उसको यूज कीजिए। डिफेक्टिव आइटम नहीं आने चाहिए। जापान जापान इसी वजह से आपको वर्ल्ड में आपको डेवलप्ड कंट्री हो गया है, क्योंकि वो क्वालिटी आइटम प्रोड्यूस करता है। आपको वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं है कि नहीं। तो ये आपको कॉस्ट है डायमेंशनल एक्यूरेसी का। एंड कटिंग टाइम एंड द नॉन कटिंग टाइम, कितना कटिंग टाइम है, कितना नॉन कटिंग टाइम है, इसको आप टाइम को ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आपको आपको कल जो है आपको मैंने दिखाया था कि जितना ज्यादा कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा आपको बेहतर है। टाइम का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था। टाइम ऑप्टिमाइजेशन के लिए टाइम अगर ज्यादा आप उसमें बढ़ाएंगे तो क्या फर्क होता है, वो ग्राफ मैंने आपको दिखाया था। ये 6 पॉइंट आपको, जो आपको मशीनिंग इकोनॉमिक्स है, आपको उसको पूरा डील करता है। और मशीनिंग इकोनॉमिक्स आपको आपको प्लांट में पकड़ में आ गया तो आपका प्लांट कभी भी जो है आपको बंद नहीं होगा, कभी लॉस में नहीं जाएगा। आप हमेशा जो है प्लांट को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये आपको बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। आप इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं सारी चीजों पे, और आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं, है ना। मिनिमाइजिंग द मशीनिंग कॉस्ट पर पीस, कैसे जो है पर पीस जो है आप इसको मिनिमाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट इन द ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज द मशीनिंग कॉस्ट पर पीस। कल मैंने आपको मशीनिंग कॉस्ट पर पीस का ग्राफ दिखाया था। आप इसको मिनिमाइज कीजिए। एनी हाउ योर स्ट्रेटजी विल बी टू मिनिमाइज। हाउ टू मिनिमाइज, आपने थोड़ा सा मिनिमाइज किया, फिर उसको हाउ टू मिनिमाइज। यही कारण है मशीनिंग कॉस्ट जो है मिनिमाइज करने के कारण बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, है ना, आपको यूनिलीवर है, लॉरेल है, ये सारी कंपनियां आप हटा नहीं पा रहे, आप अपने कंट्री से हटा नहीं पा रहे। क्यों नहीं हटा नहीं पा रहे? उसका मशीनिंग कॉस्ट आपको कम है, उसने स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है। लक्स मार्केट से आप हटा ही नहीं पा रहे। कितनी कंपनियां आ गई, अंबानी ने भी लक्स बनाना शुरू किया था, गोदरेज ने भी लक्स साबुन बनाना शुरू किया था, लेकिन आपके जो यूनिलीवर कंपनी का है वो आपको इंडिया से हट ही नहीं रहा। तो मेन कारण वही है कि उसके मशीनिंग कॉस्ट उसके कम है। minimize the machining cost, minimize the item cost, minimize how to minimize the item cost and give the customer at the lowest price. This is the best strategy of the any of the company. किसी भी कंपनी का ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कि कितने कम से कम रेट में हम जो है कस्टमर को अपना आइटम देंगे। ये आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी कंपनी का।
कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, आप उस पर पहले सोचिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए और उसको ये कीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी आपको यही कर रही है। दूसरा, मशीनिंग टाइम पर पीस, आप इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज कीजिए। कॉस्ट और द टाइम मेन फैक्टर है। जब भी कस्टमर डिमांड करता है, कस्टमर को तुरंत मिलना चाहिए। फोर्ड कंपनी आपको यही करती है, टोयोटा भी आपको यही करती है, सारा जो आपको आपको यही करती है। भाई आपको सिंगापुर में कौन सा मॉडल चाहिए गाड़ी का, तुरंत जो है फोर्ड कंपनी वही मॉडल बनाती है और सिंगापुर भेज देती है। तो टाइम जो है बड़ा फैक्टर है। कस्टमर जब मांगता है, कस्टमर को रिक्वायर करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए आपको टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये आपको आपको ये चीजें आपको आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये सारे सॉफ्टवेयर से आपको हैंडल होते हैं। सॉफ्टवेयर वो लगे होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। एक आदमी आया, एक्सपर्ट आया, उसने उसने डाटा डाला, तुरंत सॉफ्टवेयर से आपने डाटा निकाल लिया कि कहां पे कौन सा आइटम पड़ा हुआ है ना। ईआरपी है, कई मॉड्यूल्स उसके आते हैं। कंपनी में आप ईआरपी लगा दें, आपको आपको जो है सारा चीज आपको जानकारी मिल जाएगा कि कहां पर कौन सा आइटम है। तो ये सॉफ्टवेयर का यूज आपके कंपनी में कितना हो रहा है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज नहीं कर रहे हैं तो कंपनी को सजेशन दीजिए कि वो सॉफ्टवेयर को यूज करे। सॉफ्टवेयर से क्लियर कट आइडिया लग जाता है। कोई भी आदमी आप जो है बैठ के देख सकता है कि कहां पर जो है क्या पोजीशन हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसीलिए सॉफ्टवेयर कंपनियां काफी आपको आपको ग्रोथ में है। कंप्यूटर ब्रांच आपको काफी ग्रोथ में, क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं और कंप्यूटर का जो डिमांड है वो आपको 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 घट नहीं रहा है। कंप्यूटर इंजीनियर का आपको डिमांड बढ़ता जा रहा है ना। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर का जो आपको डेवलपमेंट है वो आपको विदेशों में ज्यादा है। वो सॉफ्टवेयर का ज्यादा यूज करते हैं, मैनुअल यूज करते ही नहीं है। दूसरा, इनपुट डाटा मस्ट बी एक्यूरेट। ये जो है मेन फैक्टर है। एंड अप टू डेट टू बी रिलायबल। आप किसी कंपनी में जाइएगा ना, आप दिल्ली एनसीआर के किसी कंपनी में चले जाइए, फरीदाबाद के बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सोनीपत में चले जाइए, गाजियाबाद में चले जाइए, कई कंपनियां हैं, वो आपको डाटा देंगे ही नहीं, एक्यूरेट डाटा देती ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट है, डिफॉल्ट है कि वो एक्यूरेट डाटा मिलना ही मुश्किल है। आपको कोई नहीं देगा एक्यूरेट डाटा, आपको कोई नहीं देगा, एंड रिलायबल डाटा आपको कोई नहीं देगा। लेकिन जो अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, रिलायबल डाटा चाहिए। तो सबसे जो यहाँ की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उसका फेल होने का कारण यही है, वो एक्यूरेट डाटा देती ही नहीं है, वो रिसर्च R&D करती ही नहीं है, वो किसी तरह का प्रोजेक्ट जो है करना ही नहीं चाह रहा, रिलायबल डाटा देता ही नहीं है। ये मेन जो है ड्रॉबैक है आपको इंडियन एसएमई का, है ना। जापान में आपको जस्ट इन टाइम आपको सक्सेसफुल है, लेकिन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। जस्ट इन टाइम का मतलब है जब जो आइटम चाहिए तभी वो मिल जाता है। जापान का सक्सेस, जो आपको सक्सेस का जो सीक्रेट है यही है। कई कंपनियों ने इंडिया में जेआईटी लगा दिया, यहां पर सक्सेस नहीं है, वो डाटा देते ही नहीं है, रॉन्ग डाटा देते हैं। आप डाटा मांगोगे भी तो वो रॉन्ग डाटा बताते हैं वो। तो ये जो है मेन कारण है आपको किसी काम करने का। वी सो हियर द सिंपल और पॉपुलर मेथड ऑफ द टर्निंग ऑपरेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना। टोटल मशीनिंग कॉस्ट, टोटल मशीनिंग कॉस्ट पर पीस इन द टर्निंग, ये आपको यहां पर बताया गया है। 4 एलिमेंट यहां कंपोनेंट आपको दिखाए गए हैं। सीएम इज द मशीनिंग कॉस्ट, सीएस इज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग फॉर द मशीनिंग इंक्लूडिंग द माउंटिंग द कटर, सेटिंग ऑफ द फिक्चर, प्रिपेयरिंग द मशीन टूल फॉर द ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन के बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। CS is the cost of the setting up for the machining, including the mounting the cutter, setting of fixture, and preparing the machine tool for the operation. CL is the cost of the loading, unloading, and the machine handling. है ना, 4 कंपोनेंट में आपको डिवाइड किया गया है। कॉस्ट ऑफ द लोडिंग, अनलोडिंग, एंड द मशीन हैंडलिंग। एंड CT is the tooling cost.
often only about the 5% of the total cutting operation. Consequently, using the least expensive tool is not always effective of the reducing the machine process. ये चार कंपोनेंट हैं आपको टोटल कॉस्ट पर पीस का. CM is the machining cost, CS is the cost of the setting cost, CL is the cost of the loading, unloading and the machine handling, and seating is the tooling cost. ये चार कॉस्ट है आपको टोटल कॉस्ट पर पीस निकालने का. तो इसको पहले आप कंपनी में इंप्लीमेंट कीजिए. कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर. कोई भी कंपनी बंद हो रही है ना, ये जो कॉस्ट के वजह से ही हो रहा है कि आप उसको कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं मार्केट से, कंपनियां लॉस में जा रही है. सारे इंडियन एसएमई के साथ में आपको यही हो रहा है. जितने भी इंडियन एसएमई है वो कॉस्ट को जो है कैसे करना है वो आपको कर नहीं पा रही है. ये आपको कॉस्ट, ये चार एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया. मशीनिंग कॉस्ट पर पीस आपको यहाँ पे बताया गया. मशीनिंग टाइम पर पीस इन द ब्रैकेट, लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर्सनल पर हावर प्लस द बर्डन रेट, overhead charges including the depreciation, maintenance and the indirect labor. लेबर चार्जेज इंडिया में ज्यादा लगता है. दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री है, मैं कई बार बताया कि लेबर कॉस्ट वहां पे नहीं है. वहां पे एफएमएस सिस्टम है. आप रात में सारा रॉ मटेरियल ला के रख दीजिए, रोबोट वहां लगा हुआ है, रोबोट मटेरियल को उठाएगा, लोडिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे रोबोट आर्म लगा हुआ है, वो आपको वहां पे पहुंचा देगा. आप सुबह आइए, आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. लेबर कॉस्ट वहां पे नहीं है. लेबर कॉस्ट वहां पे है ही नहीं, तो वो आपको कॉस्ट को आपको कम कर देता है. तो ये आपको मशीनिंग कॉस्ट पर पीस सीएम आपको इस तरह आपको निकाला जाता है. ये उसका फॉर्मूला आपको यहां पे दिया हुआ है. मशीनिंग टाइम पर पीस, लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर आवर एंड द बर्डन रेट. आपको इंक्लूडिंग में बर्डन रेट में आपको डिप्रिसिएशन है. मशीन डिप्रिसिएशन का मतलब हुआ, अगर आज आपने मशीन खरीदी है तो 5 साल के बाद उसका रेट आपको डाउन हो जाएगा. मशीन का वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाता है, तो ये आपको डिप्रिसिएशन है. दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट है ना. मेंटेनेंस कॉस्ट है. 5 साल तक तो मशीन ठीक चलेगी. 5 साल के बाद क्या होगा ना, मशीन में ब्रेकडाउन आना शुरू हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा. दूसरे तरह के मेंटेनेंस चार्जेज आपको लगेंगे. इसके चार्जेज लगेंगे, बीरिंग खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, शाफ्ट खराब हो गया, तो मेंटेनेंस के आपको चार्जेज लगेंगे. और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर. कंपनी में दो तरह के लेबर होते हैं, डायरेक्ट लेबर और द इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया. इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है जो आपको अकाउंट में इन्वॉल्व है, दूसरे जगह आपको इन्वॉल्व है, वो आपको इनडायरेक्ट लेबर हो गया. तो ये आपको बर्डन रेट है. आपको मशीनिंग कॉस्ट के बारे में आपको यहां पे आपको बताया जा रहा है. दूसरा कॉस्ट था सीएस, सेटअप कॉस्ट, है ना. सेटअप कॉस्ट, सीएस इज द फिक्स्ड अमाउंट पर पीस. सेटअप कॉस्ट जो है फिक्स्ड है, आपको पर पीस वो फिक्स्ड है. सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा वो आपको फिक्स रहता है. और तीसरा कॉस्ट है लोडिंग एंड अनलोडिंग, मशीन हैंडलिंग कॉस्ट पर पीस. ये आपको सीएल का फॉर्मूला आपको यहां पे दिया हुआ है. टीएल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू लोड एंड अनलोड द पार्ट. दूसरा चेंज द स्पीड, चेंज द फीड रेट्स, दिस इज नॉन एज द टीएल, है ना. एलएम और बीएम आपको पिछले स्लाइड में आपको यहां पर आपको बताया गया है. तो एलएम और बीएम आपको वही है ना. एलएम आपको लेबर कॉस्ट है, बीएम आपको बर्डन रेट है जो आपको डिप्रिसिएशन को इन्वॉल्व करता है, मेंटेनेंस को इन्वॉल्व करता है, इनडायरेक्ट लेबर को आपको इन्वॉल्व करता है ना. तो ये आपको किसी कंपनी का मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है कि इकोनॉमिक्स को पहले देखना. इकोनॉमिक्स फेल किया ना तो फिर आप कंपनी को कोई नहीं बचा पाएगा. वो कंपनी आपका जो है आपका लॉस में जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे कंपनी को. तो ये आपको जो है ना लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट है ना. लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट के बारे में आपको यहां पे बताया गया है. और तीसरा कॉस्ट है टूलिंग कॉस्ट, सीटी. सीटी इज द टूलिंग कॉस्ट. सीटी का ये आपको द टूलिंग कॉस्ट सीटी पर पीस इज गिवन बाय 1/ni
टीसी, एलएमबीएम, एलएमबीएम पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, प्लस डीआई, डिप्रेसिएशन ऑफ द इंसर्ट्स, 1/NF, एनएफ का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस पर इंसर्ट फेस, टीआई प्लस एलएम प्लस बीएम, है ना। तो ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। एनआई का मतलब है नंबर ऑफ पार्ट्स मशीन पर इंसर्ट, पर इंसर्ट का मतलब है पर टूल, कितने पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक टूल खरीदते हैं आप, हाई स्पीड स्टील का टूल खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 600 रुपया में खरीदा, तो 600 रुपया में जो खरीदा उससे कितने पार्ट्स उसके बन रहे हैं, कितने पार्ट्स उसके बन रहे हैं, वो आपको एनआई कहलाता है, नंबर ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस पर इंसर्ट फेस, है ना, ये आपको एनएफ कहलाता है। टीसी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द इंसर्ट, कितना इंसर्ट को चेंज करने में टाइम लग रहा है, वो आपको टीसी कहलाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू इंडेक्स द इंसर्ट, वो आपको टीआई कहलाता है। इंडेक्स तो इंसर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है वो आपको आपको टीआई कहलाता है, और डीआई जो है डिप्रिसिएशन ऑफ द इंसर्ट है ना, ये आपको डिप्रिसिएशन ऑफ द इंसर्ट इन द डॉलर है। तो ये आपको टूलिंग कॉस्ट है, जो आपको यहां पर आपको टूलिंग कॉस्ट आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है ना, ये आपको टूलिंग कॉस्ट आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। और ये आपको टाइम रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग का आपको दिया हुआ है ना, टाइम, टोटल टाइम निकाला हुआ है। तो अभी जो फॉर्मूला में मैं हम लोगों ने 4 कॉस्ट निकाला, सीपी निकाला, सीएम निकाला, सीएस निकाला, सीएल निकाला, सीटी निकाला, और ये चारों कॉस्ट कंपोनेंट मिलकर के आपको सीपी बनता है ना, ये चारों कॉस्ट कंपोनेंट बनके आपको सीपी बनता है। वो मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं, ये आपको सीएल का फॉर्मूला है ना, टीएल is the time required to load unload part, change the speed, change the feed rates, LM beer आपको पहले यहां पर आपको बताया गया है। ये आपको CS is the fixed, setup cost is the fixed amount, ये आपको फिक्स्ड रहता है। दूसरा सीएम है, आपको मशीनिंग कॉस्ट कितना लगता है, टीएम एलएम प्लस बीएम। टीएम क्या है, मशीनिंग टाइम पर पीस, एलएम क्या है, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर्सनल पर हावर, कितना ज्यादा आप लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, लेबर कॉस्ट को कितना ज्यादा आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप ज्यादा लेबर भी आप यहाँ पे इंडिया में दिक्कत भी यही है ना, यहाँ पे स्किल्ड लेबर मिलते नहीं है, कंपनियां रिटेन नहीं करती है, रोज 10 लेबर को भर्ती करेगी और रोज जो है 10 लेबर को बाहर करेगी। ये जो है आपको इंडियन कंपनी का जो है मेन फेल्यूर का कारण है, स्किल्ड लेबर है ही नहीं, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर आती है और वो क्या करती है, मशीन को खराब कर देती है। अब मशीन को जब खराब कर दिया तो उसके मेंटेनेंस के कॉस्ट बढ़ गए, है ना, मेंटेनेंस के कॉस्ट बढ़ गए। जो आपको क्वालिटी आइटम बनना था वो आपको क्वालिटी आइटम आपको बना नहीं। तो मेन प्रॉब्लम इंडिया में लेबर कॉस्ट का ही झगड़ा है, लेबर कॉस्ट का ही झगड़ा है, और जो आपको टेम्पोररी लेबर है अब उसका झगड़ा है, लेबर कंट्रोल में नहीं हो रहा। बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है, वो आपको ठेके पे दे देती है, ठेके पे दे दे रही है, क्योंकि वो लेबर रखना नहीं चाह रही है, वो लेबर को परमानेंट नहीं करना चाह रही है। कितना भी अच्छा लेबर हो वो कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, हम परमानेंट नहीं करेंगे। तो ये आपको लेबर जो है ना, लेबर का जो लेबर रिलेशन का झगड़ा है वो आपको कंपनी पे इफेक्ट डालता है, वो आपको मैनेजमेंट पे इफेक्ट डालता है ना। तो ये आपको मशीनिंग कॉस्ट था। फिर मैं आपको वो जो है आपको टोटल कॉस्ट पे आपको बात करता हूं, तब तक मैं जो है आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट।
अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, है ना। तो आज जो जो प्रेजेंट है, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट एंड शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। तो ये मिनिमम, ये मशीनिंग कॉस्ट पर पीस था, ये हम लोगों ने अभी निकाला था। दूसरा दूसरा जो फैक्टर मैंने आपको बताया था वो मशीनिंग टाइम, जो हमने कल ग्राफ में आपको बात किया था, वो आपको मशीनिंग टाइम है ना। ये द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन पार्ट, टीपी इज द टीएल प्लस टीएम प्लस टीसी बाई एनआई प्लस टीआई बाई एनएफ। ये आपको टोटल मशीनिंग टाइम फॉर द वन पीस आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। टीएम कैलकुलेटेड फॉर द ईच पार्टिकुलर ऑपरेशन, हर एक पार्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपको जो है टीएम आपको निकालना पड़ेगा। टर्निंग के लिए टीएम क्या है, एल बाई एफ बाई एन, है ना। एन इक्वल टू आप यहां पर फॉर्मूला दे दिए बी बाई पाई डी, तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, टीएम का ये फॉर्मूला मिल जाता है। एल इज द लेंथ ऑफ द कट, एफ इज द फील्ड, एन इज द एंगुलर स्पीड आरपीएम ऑफ द वर्कपीस, डी इज द वर्कपीस डायमीटर एंड वी इज द कटिंग स्पीड, है ना। ये आपको टीएम का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। टोटल जो है आपको टीएम आपको कितना लगेगा उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। दूसरा, टेलर लाइफ इक्वेशन से आपको यहां पर टी इक्वल टू सी बाई वी 1 बाई एन आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। टी इज द टाइम मिनिमम टू रीच ए सर्टन फ्लैंक वियर, सर्टन फ्लैंक वियर को पहुंचने के लिए, टूल फेल्यूर होने के लिए आपको जो टाइम है आपको इस फॉर्मूला से आपको निकाला जाएगा। नंबर ऑफ द पीसेस पर इंसर्ट फेस इक्वल टू एन एफ इक्वल टू टी बाई टी एम, है ना। एन एफ इक्वल टू टी बाई टी एम, ये आपको नंबर ऑफ फेसेस के लिए आपको निकाला जाएगा। नंबर ऑफ पीसेस पर इंसर्ट एन आई इक्वल टू एम बाई एन एफ, ये आपको एम बाई टी एम, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है ना। एम इज द नंबर ऑफ फेसेस एक्चुअली यूज्ड, एम नॉट नेसेसरी नंबर ऑफ फेसेस पर इंसर्ट, है ना। तो कंबाइनिंग टी एंड टी एम इन द एन आई इक्वल टू एम एफ सी 1 बाई एम पाई डी एल भी, ये आपको एन आई का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दे दिया गया है ना। एन आई का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना। एन आई का फॉर्मूला ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। सारे फॉर्मूला को आप आसानी से आप उसको समझ लीजिए। दूसरा, कॉस्ट मिनिमाइजिंग मशीनिंग कॉस्ट पर पीस, आपने सीपी निकाला, सीपी को मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू भी आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और सेट इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैथमेटिक्स देखिए आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से मैक्सिमा मिनिमा निकाला जाता है। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जो है आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, y इक्वेशन लिखा हुआ है और x जो है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू 0, ये मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन है ना। तो आपको ऑप्टिमम भी का मैंने ग्राफ में मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑप्टिमम भी निकालना है, ऑप्टिमम टी निकालना है। देखिए आपको टी ये निकालना है, ऑप्टिमम टी ग्राफ में मैंने आपको कल बिल्कुल बताया हुआ था कि V0 का आपको निकालना है, T0 आपको निकालना है ना।
V0 और T0 आपको जो है यहाँ पे आपको निकालना है।